नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 7 यानी कि क्लास 7th NCERT के हमारे अतीत यानी कि इतिहास विषय के अध्याय 2 जिसका नाम है नए राजा और उसके उनके राज्य यानी कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जितने भी आपके पाठगत प्रश्न हैं या फिर अभ्यास के प्रश्न हैं, आज की एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों को जो भी कुछ सिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझा सकूँ, सिखा सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही NCERT के किसी भी क्लास का और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। बस आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर में पहले पाठगत प्रश्न हम देखेंगे, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में आपके प्रश्न आए हुए हैं उसको पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पे ये आपके NCERT के जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर 17 पे है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताने से पहले मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो आप लोग ये चैप्टर ज़रूर पढ़े होंगे। चैप्टर पढ़ेंगे तभी मैं क्वेश्चन आंसर जो करा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा। और डायरेक्ट अगर आप लोग बिना चैप्टर पढ़े वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं तो आएगा समझ में, लेकिन मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस दौर में क्या आप लोगों को राजा बनने के लिए ज़रूरी था कि वो क्षत्रिय कुल में ही पैदा हो? तो ऐसा नहीं था। आपने कुछ चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कई ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय कुल में नहीं थे पैदा हुए, फिर भी वो राज्य किए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उत्तर, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक, भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए जिसमें कदम, मयूर, शरणम और गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने यहाँ पे परंपरागत पेशे, यानी उनका परंपरागत पेशा क्या था? पढ़ाना लिखाना, आचार्य बनना, पंडित जो लोग ब्राह्मण लोग जो काम करते हैं वो काम करना, पूजा पाठ कराना, ये सब काम छोड़ के वो लोग राजा बनने का सोचे। तो ये ज़रूरी नहीं था कि जो क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि राजा बनने के लिए आपको क्षत्रिय कुल में पैदा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो उसके आगे देखिए लिखा गया है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, शास्त्र को छोड़ के। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। अधिकांश लोग क्षत्रिय थे, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय ही होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रशासन का यह रूप आज भी व्यवस्था के से किन मायनों में भिन्न था? जो उस समय प्रशासन का रूप था वो आज की जो राज्य व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उससे किस प्रकार से भिन्न था? आपके क्वेश्चन पेज नंबर 18 में 18 पे मिलेगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पे बताया गया है, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में जो शासक होता है वंशानुगत हुआ करते थे, यानी राजा का पुत्र होगा जो वही राजा बनेगा, अर्थात राजा का पुत्र राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं है ना कि इस प्रेजेंट टाइम में श्री नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है तो उनका बच्चा, वैसे उन्होंने शादी की थी लेकिन उनको बच्चा तो है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा शासक हो, जैसे सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आज के समय में और पुराने समय में जो उस मध्यकाल में था, इसमें यही अंतर है कि पहले राजा का पुत्र जो होता था वो ही राजा बनता था, लेकिन आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें हम जनता के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधि जो चुनते हैं वो शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसे हटा सकती थी। ठीक, ये अंतर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मानचित्र 1। अब मानचित्र मैं आपको साइड में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो पहले ही पेज पे आपको मानचित्र दिख जाएगा। इस चैप्टर के 21 नंबर पेज पे है, पहले पेज पे भी है और 21 नंबर मतलब 17 नंबर पेज पे भी है और 21 नंबर पेज पे भी है। तो यहाँ पे मानचित्र में देखने को बोला गया है, मानचित्र 1 को देखें और ये कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के
ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के आपके पेज नंबर 21 पे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कन्नौज और गंगा की घाटी पे नियंत्रण क्यों करना चाहते थे सभी राजा जो बने थे। तो यहाँ पे देखिए 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। 3 लोग इस लड़ाई में लड़े, ठीक, उत्तर की तरफ के लोग, कन्नौज के लोग और दक्षिण से जो आए। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चौथा क्वेश्चन देखिए। प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ये दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 नंबर पेज पे है ये। इसका आंसर देखिए। कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। जो अभी हमको प्रशस्तियाँ मिली हैं, कोई लिखित तौर पे, कोई मौखिक तौर पे, उनमें कई शासकों ने कई दावे किए हैं। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। यानी कि अपना गौरव बढ़ाने के लिए, अपने आप को सम्मानित बनाने के लिए वो खुद से अपने ऐसे ऐसे वहाँ पे कहानियाँ बनाते थे, जिससे यहाँ पे हमारे जो उनके दावे हैं उसके बारे में पता चलता है। पांचवा क्वेश्चन है, फिर से आपको मानचित्र नंबर 1 में देखना है। जो भी मानचित्र आपने देखा था, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा। एनसीईआरटी पेज नंबर 21 पे है, मानचित्र उसी पे है, देख लीजिए। चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा होगा। मेन जो साम्राज्य विस्तार होता है वो इसी के लिए होता है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए। यही मेन 2 कारण थे जो पहले के मध्यकाल के राजा जो थे वो दूसरे क्षेत्रों पे आक्रमण करते थे। छठवां क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? पेज नंबर आपके 27 पे है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला, यानी कि नहीं लेती थी। चोल प्रशासन ने के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है, कुछ के लिए तो लॉटरी का तरीका सही है, लेकिन सभी के लिए जो अच्छी पोजीशन पे, अच्छे अधिकारी, उनकी पोजीशन पे अगर लॉटरी से आप करेंगे तो वहाँ पे गलत व्यक्ति भी पहुँच सकता है। इसलिए लॉटरी का जो तरीका है वो सही तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, जैसे नीचे की पोस्ट के लिए लॉटरी का उपयोग इसलिए किया जाता है कि आसानी होती है चुनना। और पुरानी सभाओं में महिलाओं का कोई भी योगदान नहीं होता था, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आते हैं हम पाठगत प्रश्न देख लिए। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। फिर से याद करिए, यहाँ पे जोड़ा बनाना है। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से बिलोंग करते थे, यहाँ मैंने नीचे मिला के भी बता दिया है। तो गुर्जर प्रतिहार आपके गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते थे। इसका ये आपका होगा गुर्जर प्रतिहार गुजरात से। उसके बाद राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन से करते थे। उसके बाद पाल वंश आपका करते थे बंगाल से, और चोल हो गया। पाल वंश करते थे आपके बंगाल से और चोल वंश करते थे आपके तमिलनाडु से। नीचे वैसे मैंने बता भी दिया, यहाँ पे देखिए सामने लिख दिया जो आंसर है, इसको मिलाने की जरूरत भी नहीं है। इसको आप देख के यहाँ पे कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, यहाँ पे देख लीजिए अब कौन कौन से थे। आपको मैंने पहले बता दिया, साउथ वे और आपके नॉर्थ और मिडिल। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 लोग थे। पहले तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और तीसरे पाल, तीनों 3 दिशाओं से थे। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन यहाँ पे, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो यहाँ पे शर्तें हैं जो यहाँ पे चोल साम्राज्य में यहाँ पे सभा के समिति के सदस्य बनने के लिए जरूरी नियम कानून थे।
तो यहाँ पे है लिखा, चोल साम्राज्य में सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। पहला है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सके, यानी कि उनके पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए जिससे वो राजस्व, भू राजस्व यानी कि जो टैक्स होता है वो दे सकें। उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, 6 चीज़ें जो शर्तें थी चोल साम्राज्य में समिति के सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नियंत्रण वाले क्षेत्र थे आपके कन्नौज और बनारस। तीसरा इंद्रप्रस्थ है और चौथा प्रयाग। यानी कि यहाँ पे 2 पूछा है, मैंने आप लोगों को 4 बता दिया। अगर आपको 2 लिखना है तो कन्नौज बनारस लिखिए, 4 लिखना है तो इंद्रप्रस्थ और प्रयाग भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है, आइए समझें। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो इसका आंसर है, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया, ठीक, और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ली। इस तरीके से वो शक्तिशाली बने। पहले तो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के अधीन ही थे, चालुक्यों के नीचे ही थे, लेकिन एक राजा हुआ जिसका नाम था दंतदुर्ग। इसने चालुक्यों का अधीनता जो था कि मैं अब आपका गुलाम नहीं हूँ एक तरह से, ये कहा, और उसने चालुक्यों को हराया भी। इस तरीके से राष्ट्रकूट शक्तिशाली बन गए। जब कोई राजा दूसरे बड़े राजा को हरा देगा तो जाहिर सी बात है वो बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। पहला है, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। तीसरा है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने के का दावा भी करते थे, यानी कि अब हम आपके गुलाम, जैसे अभी राष्ट्रकूट 5वें क्वेश्चन में देखेंगे तो चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था उसने, दंतदुर्ग ने। चौथा है यहाँ पे, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। 7वां क्वेश्चन अब देखिए, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई, यानी जो नेचुरल चीज़ें थी, नेचुरल झील बनी हुई थी, उससे सिंचाई करने की व्यवस्था की गई। दूसरा, अनेक नहरों का निर्माण कराया गया। उसका तीसरा है, कई तालाबों और हौजों का निर्माण कराया गया। और चौथा है, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सिंचाई की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर है, चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं। पहला है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पाद के केंद्र थे, यानी कि शिल्पकारी काफ़ी अच्छी की गई थी इन मंदिरों में। तीसरा पॉइंट है, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि के से भी संपन्न हो गए थे, यानी कि मंदिर जब बना तो उसको शासक और भी ज़मीन दिए, आसपास के जो बड़े लोग थे उन्होंने भी ज़मीन दान दी, जिससे ये और संपन्न हो गए। चौथा पॉइंट है, मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। पॉइंट है 5वां, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी हुआ करते थे। अब विचार करने के लिए 9वां क्वेश्चन, फिर से आपको मानचित्र एक ही देखना, एक ही मानचित्र आपको बार बार देखना, उसी में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पूरी चीज़ें सभी राजाओं के बारे में बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है, चालुक्य कहाँ पे निवास, राजा कहाँ के राजा थे, ये सारी चीज़ें बताई गई उस मानचित्र में। तो मानचित्र एक को दोबारा देखें और तलाश करें कि किस प्रांत में आप रहते हैं। अपने कोई पुरानी राजशाहियाँ राजाओं के राज्य थी या नहीं, मतलब जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो आप बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे आप गुजरात में हो, कहीं पे भी हो, आप अपने स्थान को मानचित्र में देखिए और वहाँ का नाम बताइए और वहाँ पे किस राजा ने राज किया था उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप लोगों के अपने अपने अनुसार होगा। अगर दिल्ली के आसपास है तो वो इंद्रप्रस्थ था, वहाँ पे राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं अब प्रेजेंट टाइम में। आप अपने अनुसार, जहाँ पे जैसे आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान को उस समय किस नाम से जाना जाता था आपको मानचित्र में दिखेगा। उसके बाद वहाँ पे किस राजा ने राज किया था उसके बारे में देखिए, तो बस इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता भी दिया है पॉइंट वाइज आपको कि अगर
आप राजशाही देखेंगे तो उन्होंने राज किया था गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार। पाल वंश को मैं पहले बता चुका हूँ, बंगाल और बिहार में किया था। उत्कल जो थे वो उड़ीसा में राज किए थे। पूर्वी चालुक्य जो थे वो आंध्र प्रदेश में किए थे। राष्ट्रकूट आपको पता है महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में किए थे। चोल थे वो तमिलनाडु में किए थे। चेर थे वो केरल में राज किए थे। और पांडव जो थे वो दक्षिणी तमिलनाडु में राज किए थे। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, किस तरह से के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। उत्तर मेरूर जो है आपका चुनाव वो किस तरीके से आज प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पंचायती चुनाव होते हैं उससे किस तरह से अलग है। तो वर्तमान में एक तरफ बना दिया है मैंने और दूसरी तरफ उत्तर मेरूर बना दिया है। ठीक, तो इसमें पहला देखिए पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा, यानी कि सभी जो वयस्क हैं वो सभी लोग मत यहाँ पे डाल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देता है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग देते हैं। तो अब दूसरी तरफ देखिए, उत्तर मेरूर में जो होता था चुनाव वो लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे और चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर करता था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों में से अपने आसपास के किसी मौजूद मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर पाए उसे आप देखें और उन्हें बताएं। असमानताएं हमारे पास जो मंदिर है उसके बारे में बता रहा हूँ। असमानताएं हैं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला का द्वारा निर्मित हैं, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर वेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। पहले जो आप देखेंगे जो दक्षिण भारत में हैं जितने मंदिर भारत के वो द्रविड़ स्थापत्य कला शैली के बने हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं वो द्रविड़ शैली के नहीं बन पा रहे, क्योंकि द्रविड़ शैली के मंदिर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुशल कारीगर की ज़रूरत होती थी, तो वो अब उतने कुशल कारीगर नहीं जो पहले के टाइम में हुआ करते थे। इसलिए अब बेसर शैली की स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं मंदिर में। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का यहाँ पे सम्मिश्रण होता है, यानी कि कुछ तो वहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे द्रविड़ शैली का भी, और दूसरी जो यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता है जो उत्तर भारत में होता है वो होता है नागर शैली। इन दोनों का मिक्स जो रूप है वो है बेसर शैली। ठीक, समानताएं क्या है, ये अंतर हो गया। समानताएं क्या है, इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति रखी जाती है। अब चाहे वो बेसर शैली हो चाहे वो आपकी द्रविड़ शैली हो, इन दोनों के गर्भगृह में, यानी कि एक आपका मंदिर का आंगन होगा, प्रांगण होगा, फिर अंदर जाएंगे जहाँ पे भगवान स्थापित किए जाते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, उसमें ही मूर्ति स्थापित की जाती है। 12वां क्वेश्चन है जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज के अध्याय का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूले जाते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कोई सामान खरीदे उस पर आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि कोई सामान खरीद रहे हैं उस पर पहले किसी ने टैक्स दिया हुआ है, छुपा हुआ है टैक्स, वो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में आपको मैंने बता दिया दोनों तरीके के होते हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि हैं, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में सभी कर नगद और तथा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम के सेवाओं के रूप में नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ आपका पैसे के नगद के रूप में या फिर चेक के रूप में आप करेंगे। कोई चीज़ दे के आप टैक्स नहीं दे सकते। जैसे आपको पैसा देना तो आप कोई अनाज दे दें तो सोचें कि टैक्स पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज के प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी चैप्टर का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन यहाँ पे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।